हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल कुछ एग्ज़ाम के अंदर आए हुए थे, यानी पिछले वर्षों में, जो पिछले साल या फिर पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको वो बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को ध्यान करके सुनिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम से में रखें। ठीक है दोस्तों, क्या कह रखा है कि मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम होता है कि बढ़ते क्रम में दोस्तों, किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। ठीक है, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति है दोस्तों, आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, परंतु इसमें पूछा क्या है? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा उठाना। सबसे छोटा कौन सा होगा, यानी सबसे कम क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति में किसका है? वो है गोवा का। ठीक है दोस्तों, फिर है आंध्र प्रदेश का, फिर है उड़ीसा का, फिर है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABCD। ठीक है, इस तरीके से ये क्रम वाइज हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा कौन सा? वो रहेगा बी। ठीक है, कौन सा रहेगा? बी आंसर इज राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी सूची है, दो सूची दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक में दिया गया है उच्चावच के स्वरूप और एक में दिए गए महासागरों के नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ये उच्चावच के जो है, इनको हम बोल सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी के या जियोमॉर्फिक जो हमारे समुद्र के अंदर पाई जाती है, महासागरों के नाम इसके अंदर हमें दिए गए हैं। तो ये है ट्रेंचेज दोस्तों। आपको पता होगा प्यूटरिको ट्रेंच कहाँ पे, सुंडा खाई ट्रेंच कहाँ पे, फिलीपींस खाई कहाँ पे है, पॉइंट बेरो जो ट्रेंच वो कहाँ पे है दोस्तों। तो ये आएगा जो हमारा पहला है ए, प्यूटो रिको द्वीप। ये आएगा दोस्तों अटलांटिक ओशियन में। किस में आएगा? अटलांटिक ओशियन में। ठीक है दोस्तों, जो सुंडा खाई है, कौन सी? सुंडा खाई, ये आएगी हमारे हिंद महासागर में। फिलीपींस खाई आएगी दोस्तों महासागर, प्रशांत महासागर में। और जो बैरो पॉइंट है, पॉइंट बैरो है, ये आएगा हमारा आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक महासागर में। इस हिसाब से दोस्तों हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों ये रहेगा सी। कौन सा रहेगा? सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जर्मन विचारधारा के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम लगाना कि दोस्तों, कि जिसमें हमें सबसे पहले कौन सा विद्वान आया था, उसके बाद कौन सा आया था, और उसके बाद कौन सा आया था। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जर्मन विचारधारा के जो विद्वान थे, सबसे बाद में ट्रोल आया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना दोस्तों। ये इस क्वेश्चन में बीच बीच में से पूछ सकते हैं कि भाई ये रेटजेल कौन से नंबर पे था, पास्चेल कौन से पे था, ट्रोल कौन था। ये ध्यान रखना कि जो ट्रोल नाम का विद्वान था वो था हमारे किसमें, लास्ट में था बिल्कुल ट्रोल। ठीक है, जो इसमें दे भी रखा है, इस हिसाब से हमारे सी और डी ये ऑप्शन दोनों कट हो जाते हैं। तो हमारा जो सही क्रम रहेगा दोस्तों वो रहेगा कौन सा? पास्चेल वाला। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। सबसे पहले पास्चेल आया था, फिर रेटजेल आया था, फिर एटनर आया था, फिर ट्रोल आया था। ठीक है दोस्तों, आपको इसका क्रम ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा बी राइट आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है लिबेंसरेम अवधारणा राजनीतिक भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ था? तो हमारा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा लिबेंसरेम की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? वो दी थी दोस्तों हमारे, किसने दी थी? किसने दी थी? वो दी थी रेटजेल ने। किसने दी थी? रेटजेल ने। ठीक है दोस्तों, रेटजेल ने दी थी कौन सी? लिबेंसरेम की अवधारणा या लिबेंसरेम का जो कंसेप्ट था। परंतु इसने पूछा कि
किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद लोकप्रिय हुआ था, ये आपको दिखाई देगा। इसमें जो आएगा दोस्तों, इसमें आएगा पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्कटिक सागर में किस महीने में समुद्री बर्फ का अधिक विस्तार पाया जाता है। हमें ये बताना है कि दोस्तों आर्कटिक सागर में किस महीने में समुद्र के अंदर बर्फ का अधिकतम विस्तार पाया जाता है। आपको पता होगा कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इसको डिवाइड करती भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री की है। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि जो आर्कटिक सागर है वो कहाँ पे है, हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में। नॉर्थ हेमिस्फेयर में है तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। समुद्री बर्फ का जो विस्तार अधिकतम है वो किस महीने में होगा, वो होगा डी महीने में। कौन से महीने में, डी महीने में, यानी कि मई महीने के अंदर सबसे ज़्यादा समुद्री बर्फ का विस्तार पाया जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैकिंडर ने 1919 में धुरी पाइवेट क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हार्टलैंड के रूप में किस पुस्तक में नामकरण किया था। आपको दोस्तों पता ही होगा जो हमारा हार्टलैंड जो थ्योरी आई थी वो किसने दी थी, वो दी थी दोस्तों मैकिंडर ने। किसने दी थी, मैकिंडर ने। ठीक है, मैकिंडर ने दी थी। मैकिंडर ने दी थी 1904 में। कब दी थी, 1904 में। जो दी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था पाइवेट एरिया। क्या नाम था, पाइवेट एरिया। ठीक है दोस्तों, परंतु जब इसका संशोधन किया गया, जब इसको मॉडिफाइड किया गया, तो वो किया गया था द डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी। कौन सा, जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, द डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी। ये 1919 के अंदर बुक छापी गई थी, किसके द्वारा, मैकिंडर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और जो इसका जो लास्ट संशोधन था, ठीक है, जो लास्ट मॉडिफिकेशन था वो आया था 1943 के अंदर, जिसकी जो बुक रही थी वो रही थी द राउंड वर्ल्ड एंड द मीनिंग ऑफ द पीस। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यो है कि महासागरीय जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। हमें बताना है कि जो ओशियंस के अंदर जो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, वो किस प्रोसेस से इफेक्ट होती है। हमें पता होना चाहिए कि लवणता से भी इफेक्ट होता है, मौसम से भी इफेक्ट होता है, अक्षांश से भी इफेक्ट होता है, या पवन से भी इफेक्ट होता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इन चारों से ही वाष्पीकरण क्या होता है, इफेक्ट होता है। कि जहाँ पे अक्षांश होगी, कहाँ पे, ना तो ज़्यादा उच्च अक्षांशों में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और ना ही निम्न अक्षांशों में। जो अयनवर्ती क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पे वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो अयनवर्ती यानी जो मिडल लैटिट्यूड है उनके अंदर। ठीक है दोस्तों, पवने पवने भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसमें महत्वपूर्ण इसका जो काम होता है कि पवने जहाँ पर शुष्क होगी, गर्म होगी, वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा करेगी। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से मौसम, जहाँ पे मौसम गर्म होगा या ठंडा होगा, आपको पता ठंडा होगा तो वहाँ पे वाष्पीकरण कम होगा। अगर गर्म है किसी भी एक क्षेत्र का मौसम, वेदर, तो वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आपको पता होगा लवणता, ठीक है, आपको पता होगा कि लवण वाला एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी, सीधी बात है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साल्टिनिटी भी ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इसके अंदर वाष्पीकरण में। तो इस हिसाब से जो हमारे ऑप्शन है चारों राइट हो जाते हैं। जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 समझौते का क्या परिणाम रहा था। ठीक है, कि जो 1997 में एक सम्मेलन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, उसका जो रिजल्ट रहा था वो क्या रहा था। इसमें चार ऑप्शन दे रखे, ए बी सी डी। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.2% कटौती हुई थी। ठीक है, या कटौती करने का डिसीजन लिया गया था। बी ऑप्शन है समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता। ये सही बात है कि क्या होता है, किसी भी समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है, यह प्रोटोकॉल 1997 से प्रभावित होना था।
देखो अगर कोई भी सम्मेलन होता है तो उसी समय से वो प्रभाव में नहीं आता दोस्तों, उसी समय लागू नहीं होता, उसको कुछ समय चाहिए होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, कौन सी, ए और डी। यह प्रोटोकॉल 1999 से प्रभावित होना था। इस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.2% कटौती करने का डिसीजन लिया गया था। और यह जो सम्मेलन था, प्रोटोकॉल था, वह 1999 में लागू हुआ था और प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाए ए और डी, तो इस हिसाब से कौन सा हमारा होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है भारत में जीवमंडल अरण्यों की राज्य या संघ प्रशासित क्षेत्रवार स्थिति, यानी कि इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है। तो हमें इसका पता होना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा है बताओ दोस्तों आपके अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है मेघालय में नोकरेक, बी है जम्मू और कश्मीर में शीतमरुस्थल, सी है उड़ीसा में सिमलीपाल और डी है तमिलनाडु में शेषाचलम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय में नोकरेक, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यानपूर्वक कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW, कौन सा है, AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो AMW कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है दोस्तों, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, इससे क्वेश्चन बार बार आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या है, इसमें मीन्स क्या है, एम का मीन्स क्या है, डब्ल्यू का मीन्स क्या है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। देखो अगर ए का मीन्स का नहीं पता तो हमें एम से निकाल लें। तो एम का मतलब क्या होता है, क्या होता है मानसून, क्या होता है मानसून। और डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, सॉरी, विंटर सीजन ड्राई। ठीक है दोस्तों, कौन सा, AMW। ए का मतलब, डब्ल्यू का मतलब, एम का डब्ल्यू, एम का मतलब क्या बताया मैंने, मानसून। ठीक है, मानसून बता दिया। डब्ल्यू का विंटर सीजन ड्राई। ठीक है, क्या बता दिया, विंटर सीजन ड्राई। तो आपको पता होना चाहिए कि विंटर सीजन कहाँ पे सूखा रहता है हमारे इंडिया में। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे, असम है, पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है। ठीक है दोस्तों, असम में आपको पता है कि सर्दियों में वर्षा होती है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन, ये ऑप्शन कट हो जाए। आपको पता है पंजाब में भी सर्दियों में वर्षा होती है, इसमें भी आप कट कर दो। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी सर्दियों में वर्षा होती है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा ऑप्शन। तो जो हमारा ऑप्शन बच गया दोस्तों, वो बाकी रह गया बी ऑप्शन, यानी कि गोवा के अंदर जो हमारा भारत का पश्चिमी तट है, इसमें विंटर ड्राई रहता है दोस्तों, इसमें मानसून ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोवा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे मान्यता, एक मिनट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिम युग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। आपको पता था कि अमेरिका में और इसमें उत्तरी यूरोप में क्या आया था, आइस एज आई थी, जिसके ऊपर अलग अलग विद्वानों ने काम किया था। इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा आंसर दे रखे हैं वो है, किस विद्वान ने काम किया था इसके ऊपर, जुकर ने किया था, रैमसे ने किया था, अगासिज ने किया था, या फिर डब्लू पेंक ने किया था। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें राइट होएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि आइस एज में दो बंदों ने काम किया था, एक था अगासिज और एक था डब्लू पैंक। ठीक है, ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे। इन दोनों बंदों ने आइस एज के ऊपर काम किया था, परंतु इसमें बात आती है कि अमेरिका का जो आइस एज आया था, ठीक है, उसके ऊपर किसने काम किया था, और यूरोप के ऊपर जो आइस एज आया था उसने, उसके ऊपर किसने काम किया था। तो इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा अगासिज। क्या रहेगा, अगासिज। इस बंदे ने यूरोप के आइस एज के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है निम्नलिखित में से एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल कौन डालता है, यानी कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा ज्वार और भाटा में को उत्पन्न करता है पृथ्वी के ऊपर। तो आपको पता होगा कि सूर्य नहीं है, शुक्र भी नहीं है, मंगल ग्रह भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया है? बी। बी यानी कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा फोर्स डालता है किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर, जो इसमें सहायक होता है कि इससे क्या आता है? ज्वार और भाटा। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसके कारण इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। एक एक सूची में दी गई है भूगोल वेता, दूसरी में दी गई है बुक्स यानी कि किताबें, इनको आपस में मिलान करना है, सही मिलान करना है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को लिए मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों में से दोस्तों आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और बुक्स में तो 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे अरब भूगोलवेत्ता है, ठीक है, और की है इनकी क्या है और इनकी बुक्स है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, अल मसूदी, अल इदरीसी, अल ब्रूनी, इब्न खालदून, ये विद्वान है और इनमें पुस्तक दे रखी है, बुक दे रखी है। किताब अल हिंद मुकदमिहा, किताब मुराज अल दहाब, टेबुला रोजनिया। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, देखो, अल मसूदी ने जो बुक लिखी थी दोस्तों, वो लिखी थी किताब मुराज अल दहाब। कौन सी लिखी थी? किताब मुराज अल दहाब। अल इदरीसी ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? टेबुला रोजरियाना। कौन सी पुस्तक लिखी थी? टेबुला रोजरियाना। अल ब्रूनी ने जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों, वो लिखी थी किताब अल हिंद। इब्न खल्दून ने लिखी थी मुकदमिया। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 3 दशकों के दौरान शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो आपको बताना है कि दोस्तों शिशु मृत्यु दर में किस राज्य में क्या आई है? गिरावट आई है, कमी आई है। शिशु मृत्यु दर पता होगा दोस्तों, शिशु को होता है 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है। ठीक है, इस वर्ष के अंदर किसी बच्चे की डेथ होती है तो शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से जो हमारा राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों, बताओ? तमिलनाडु रहेगा, जम्मू कश्मीर रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा? बताओ दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि जो शिशु मृत्यु दर में जो गिरावट आई है वो आई है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे कम दर्ज की गई है शिशु मृत्यु दर तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? कि कौन सी फसल में हम सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं? आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ा सा ऑप्शन को इधर लिख देता हूँ। एक है चॉकलेट, क्या है? एक है चॉकलेट, जो हमारा सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है हमारा कौन सा है रह गया? डी ऑप्शन रह गया केला। केला डी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन कौन सा आ गया? हमारा गोमांस। ठीक है, ये हमारा हो गया। सॉरी सॉरी, अभी भी गलत हो गया। अरे, सी ऑप्शन है चॉकलेट। क्या है? चॉकलेट। और डी ऑप्शन है हमारा केला। तो बताना दोस्तों इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा किस में लगती है? हमें पता है कि गोमांस में तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गोमांस तो कोई खेती ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमें किसी जीव से मांस प्राप्त हो या गाय के मांस प्राप्त होता है। हमें पता है कि चावल में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा मिलती है। ठीक है, और केले में भी पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से ये दो ऑप्शन, एक है चॉकलेट। ठीक है दोस्तों, चॉकलेट में सबसे ज़्यादा
किसमें? चॉकलेट में, चॉकलेट में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसके बाद चावल में होती है, उसके बाद केले में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन से में? चॉकलेट में पानी की मात्रा अधिक होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो ध्यान से देख लेना और अच्छे से या तो किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको आगे भी इससे हेल्प मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए। आज हम इतना ही करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दी दोस्तों। ठीक है, क्या करें? लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना और साथ में पता चलता रहे कि हमारे जिस टाइम वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।